इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, फर्स्ट है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, ओम। तो देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित धारा I और उसके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। जिसे V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, V बराबर IR, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है। नेक्स्ट देखिए, कहता कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है कार्य बराबर क्या होता है, 1/2 mv² - u²। ठीक है, तो m कितना है, 4 kg। ठीक है, और अंतिम वेग कितना है, v कितना है, 10, u कितना है, 5। तो यहाँ हो जाएगा w बराबर 1/2 और m यानी 4 इंटू v यानी अंतिम वेग कितना है, 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस u यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो ये होगा कितना, 2 दूनी 4, 100 में से 25 गया कितना होगा, 75। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 150 जूल। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी क्वेंडिस। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी की खोज हेनरी क्वेंडिस ने की थी। न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच की जो है कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी f समानुपाती m1 m2 बाई r²। ठीक है, या फिर f बराबर होगा g m1 m2 g m1 m2 बाई r²। ठीक है, g m1 m2 बाई r², जहाँ कैपिटल G जो है ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो मान होता है यानी G बराबर, देखो G बराबर कितना होता है, 6.67 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। नेक्स्ट, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल टी दिया गया है। सीपी उष्मा जो है क्षमता स्थिर दाब पर, और सीवी जो है उष्मा क्षमता जो है ये स्थिर आयतन पर है। तो यहाँ पे देखिए, एंथैल्पी बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा U प्लस पी भी। ये इकाई द्रव्यमान के लिए है। तो आदर्श गैस के लिए क्या होगा, PV बराबर होता है nRT। ठीक है, PV बराबर nRT। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा डेल यानी H बराबर U प्लस RT। H बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस में RT, H बराबर U प्लस RT। तब तो डेल H बराबर होगा DU, DH बराबर होगा DU प्लस R dt। ठीक है, यानी DH बराबर होगा CV dt प्लस CP माइनस CV इंटू dt। ठीक है, यानी DH बराबर होगा CV dt प्लस CP dt प्लस CP dt। ठीक है, CP dt माइनस का CV dt। ठीक है, यानी DH बराबर होगा CP dt, यानी आप यहाँ पे डी के जगह डेल एच बराबर क्या होगा, डेल एच बराबर CP डेल टी। ठीक है, CP डेल टी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो न्यूटन की गति, देखिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह
तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। नेक्स्ट है कि कौन सा घर्षण बल के बारे में सही है। तो देखिए, रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं। ठीक है, दोनों जो है घर्षण बल के प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। ठीक है, रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर जो है फिसलने का कार्य करता है, ठीक है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। और घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर जो है खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो ये होगा डी ऑप्शन। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती हैं, तथा ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो घन वस्तुओं में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। ठीक है, तो घन वस्तु में ऊष्मा का जो चालन दर है ये सामग्री के आयाम, ठीक है, और सामग्री की घनता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के SI मात्रक को नाम दिया गया। 48 का होगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज 1857 से 1894 जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1886 और 1888 के बीच विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज के साथ रेडियो, टेलीविजन और रडार के विकास का रास्ता खोला। इनके मरणोपरांत जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा 1930 में उनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की SI इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, हर्ट्ज, यानी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो देखिए, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। एक क्वांटा की ऊर्जा hv द्वारा दी जाती है, जहां h प्लांक नियतांक है और v जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति हो, तो hv बराबर होगा hc/λ। ठीक है, तो एक क्वांटा की ऊर्जा होगा hv बराबर hc/λ, यानी ये प्लांक ने दिया था। उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किस में किया जाता है। 50 का होगा ए, वाहनों में, यानी रियर व्यू मिरर। तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर
का प्रयोग वाहनों में जो रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली जो है समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 51 का होगा डी ऑप्शन। पदार्थ के संदर्भ में देखिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। कहता है कि निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। तो 52 का होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्ध धातुएं हैं। इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि इनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं जैसे गैलियम, ठीक है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनोइड। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? 53 का देखिए बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक ए बराबर होगा जेड प्लस एन, ए बराबर जेड प्लस एन। तो यहाँ पे ए कितना है? 298। ठीक है, तो जेड बराबर क्या होगा? जेड बराबर होगा ए माइनस एन, यानी 298 माइनस 196, यानी कितना होगा? 102। तो यहाँ परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना होगा? 102 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बराबर होता प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता परमाणु क्रमांक। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें, तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। ठीक है, इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे Zn प्लस 2HCl, ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस में H2, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो देखिए प्रबल यहाँ पे कहता है कि लवण जो है प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनका पीएच मान 7 होगा, यानी बी ऑप्शन। तो लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसका पीएच मान कितना होगा? 7। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान देखिए, कहता है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सोडियम, पहले आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम। चूँकि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। ठीक है, Si का होगा 14, सिलिकॉन क्लोरीन का होता है 17। ठीक है, मैग्नीशियम का हो जाएगा आपको 12 और एल्युमिनियम का 13। ठीक है, एल्युमिनियम का 13। तो धात्विक लक्षणों के आधार पर इसको अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में देखिए यहाँ पे, तो अवरोही क्रम, आरोही यानी बढ़ते, अवरोही यानी घटते। तो यहाँ पे हो जाएगा कि
देखिए इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में रखा गया है। ठीक है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्व का धात्विक लक्षण घटता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्व का धात्विक लक्षण घटता है, इसलिए इन्हें अवरोही क्रम में रखने पर ये हो जाएगा पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है, एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम और सिलिकॉन 14 और क्लोरीन 17। ठीक है, नेक्स्ट कहता है किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। 57 का भी ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक होता है, इसे विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 भी कहा जाता है। इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध जो निकलती हैं। पेयजल के शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे CaOH के होल 2 प्लस Cl2 ये बना देगा CaOCl2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बी। कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः खाली स्थान में नहीं किया जाता। तो देखिए डी ऑप्शन, कास्टिक सोडा का प्रयोग कपड़ा, डिटर्जेंट तथा कागज एवं लुगदी उद्योग में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन गलत है। 59 का होगा सी ऑप्शन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। यह जिप्सम से बना होता है। यह जिप्सम के कैल्सिनेशन द्वारा रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को यदि देखें तो सांचे एवं मूर्ति के लिए कास्ट और पैटर्न बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को पेंट करने में किया जाता है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने में किया जाता है। सजावट और ढलाई में जो है अग्निरोधक, चौक बनाने, प्लास्टर लगाने, खिलौने आदि बनाने में उपयोगी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 × 1/2H2O कहा जाता है। कहता है जंगरोधी इस्पात जो है इनमें से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है जंगरोधी इस्पात में। 60 का होगा बी टंगस्टन। तो जंगरोधी इस्पात में कार्बन 0.1 से 0.4%, निकेल 8%, क्रोमियम 4.5 से 18% तक होता है। इसमें टंगस्टन का प्रयोग नहीं होता है। उच्च गति इस्पात यानी हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन का संगठन होता है। टंगस्टन से इस्पात की कठोरता में वृद्धि होती है। कर्तन और देखिए बर्तन औजारों को बनाने में इस प्रकार के इस्पात प्रयोग किए जाते हैं। उच्च कार्बन इस्पात का संघनन जो है जिससे 18%, क्रोमियम का 4%, वेनेडियम का होता है आपको 1% और कार्बन का 0.70% का प्रयोग होता है। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खाली स्थान का परिवहन करती है। तो वसा, तो लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती हैं। आंत की लसिका प्रणाली आहार, लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा, निगरानी तथा अंतरालीय द्रव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर है कि लार एमाइलेज खाली स्थान पाचन में मदद करता है। ए स्टार्च, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के अंदर होता है। कहता है कि मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः खाली स्थान में होता है। वसा का पाचन, तो देखिए यहाँ पे होगा सी छोटी आंत। तो वसा का पाचन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होती हैं। उसका यह रूप उस पर एंजाइम की क्रिया विधि में बाधा उत्पन्न करता है। यकृत से स्रावित पीत रस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, जिससे वसा एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। कहता कौन सा देश देखिए निम्नलिखित में कौन सा पूरे शरीर में
संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद कर देता है। तो ये है आपको प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद करता है। प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। कौन सी मानव कोशिका अपने कोशिका को बदलने की क्षमता रखती है? 65 का सी, WBC। तो मानव कोशिका में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। ये प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। इन्हें जो है ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? 66 का भी, दिल में। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रित करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान द्वारा होता है। कहता है कि किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? तो वृक्क। तो वृक्क यानी किडनी मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। शरीर में 2 वृक्क होते हैं। इनका आकार सेम के बीज जैसा होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। इसका मुख्य कार्य रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों का उन्मूलन करना है। कहता है कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है ये मज्जा। तो देखिए, शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। खांसी, छींकना, श्वसन, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अनैच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरुरज्जु या मज्जा द्वारा किया जाता है। कहता है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना है कैल्शियम फास्फोरस। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती हैं उन्हें अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। कहता निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 70 का होगा सी, गुड़। तो देखिए यहाँ पे गूंद में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और अन्य चीज़ों को बनाए रखने के लिए जो है साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। इनकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां होती हैं। कहता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन B9। तो विटामिन B9 के कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B2 के कारण त्वचा फटना, आँखों का लाल होना, ठीक है, ये सब होता है विटामिन B2 के कारण। और विटामिन C के कारण स्कर्वी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो डी। तो देखिए मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम, देखिए मलेरिया जो है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से के कारण होता है। उसके बाद देखिए टिटेनस जो है जीवाणु, टिटेनस जो है टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के द्वारा, और टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। डी ऑप्शन। फिर करता है कि विटीकल्चर क्या है? तो देखिए अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन, अंगूर की खेती विटीकल्चर। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। केसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है 74 का, ये दूध है। तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन
जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा सल्फर है। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कहता किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। 75 का ए घोंघा। तो देखिए घोंघा लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा मोलस्का संघ का जंतु है। तितली तथा सलव यानी मौत में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है। फिर कहता कि कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है। तो 76 का होगा ए सतपाद। तो देखिए मोलस्का संघ के जीव जो है स्वच्छ जलीय, समुद्री तथा कुछ स्थल पर निवास करने वाले भी होते हैं। इनका शरीर सिर, अंतरांग तथा मांसल पाद में विभाजित होता है। इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है तथा उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। ये एक लिंगी एवं अंडज होते हैं। जैसे घोंघा हो गया, ठीक है, ऑक्टोपस हो गया, घोंघा स्नेल, ऑक्टोपस, ठीक है, उसके बाद सीपी यानी सीपी हो गया, उसके बाद है आपको सेपिया, ठीक है, सेपिया आदि। जबकि सतपाद जो है जीव आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इसके अतिरिक्त कॉकरोच, टिड्डा, झींगा, मछली, केकड़ा आदि भी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव। किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। तो यह है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कहता किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है। किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है। तो नीम। नीम को एक औषधीय पौधा माना जाता है। नीम विशेषतः अपने जीवाणुरोधी गुण के लिए जाना जाता है। नीम के पत्ते, छाल, टहनी सभी के औषधीय लाभ हैं। कहता है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी जो है संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं। तो 79 का ए। तो देखिए जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं अवशोषण के लिए जो है उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि के लिए पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो यह होगा रंध्र। तो पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं, जो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इन्हीं रंध्र द्वारा श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।